हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्रैकेट। सो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल विथ ARQ, दैट इज ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेसन में हमने कुछ डिसएडवांटेजेस देखे थे कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में बेसिकली 3 डिसएडवांटेज हमको मिले थे। पहला था हमारे पास जो है लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट हो जाती थी। दूसरा था हमारे पास कि कोई भी सेशन पैकेट चल रहा है वो टाइम आउट हो जाता था। और तीसरा जो था वो हमारे पास था कि कोई भी पैकेट जो है वो अगर एक्नॉलेजमेंट उसकी रिसीव हो रही है तो वो डिलेड हो जाता था। तो बेसिकली ये जो 3 ड्रॉबैक्स थे उन्हीं को इम्प्रूव करने के लिए ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट बेसिकली डिज़ाइन की गई। और इस रिक्वेस्ट में यूज़ करते हैं बेसिकली स्लाइडिंग विंडो साइज जो होती है वो 1 होती है फॉर दी बोथ एरर एंड फ्लो कंट्रोल। सो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट इसमें कैसे हम इसको रिमूव कर पाएंगे फॉर द यूजेज ऑफ ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली हमको ये पता होना चाहिए कि ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट में हम काम कैसे करते हैं। तो अभी तक हम आइए देखते हैं इसको वन बाय वन करके समझते हैं। 3 ड्रॉबैक्स थे, स्टॉप एंड वेट, टाइम आउट, सीक्वेंस नंबर ऑफ डेटा और प्लस उसके बाद आपका सीक्वेंस नंबर दैट इज फॉर्म ऑफ द एक्नॉलेजमेंट। तो इन तीनों ही को हमने प्रीवियस लेसन में अच्छे से समझा था कि तीनों चीज़ें क्या होती हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसका एक एडवांटेज है कि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जो भी लेसन मैं अपलोड करूँगी फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ मैं सिलेबस पूरा कवर करा रही हूँ NTA JRF के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। सो सबसे पहले हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया हुआ है टाइम आउट। अब ये टाइम आउट देखिए, टाइम आउट जब भी कोई पैकेट सेंड किया जाता है सेंडर की साइड से एंड वो रिसीव होता है रिसीवर के साइड से, तो सभी को ये पता होना चाहिए कि जो सेंडर सेंड कर रहा है डेटा वो रिसीवर कैसे रिसीव करेगा। तो वो क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। एक्नॉलेजमेंट क्या होती है कि जो भी पैकेट रिसीव हुआ है एट द रिसीवर साइड वो उसको रिसीव करने के बाद क्या करेगा, वापस से सेंडर के पास एक इंफॉर्मेटिव फॉर्म में भेजेगा कि हाँ हमारा जो आपने पैकेट सेंड किया है वो रिसीव हो चुका है। सो इसी बेस पे पूरा फ्लो कंट्रोल काम करता है। बट अगर यहाँ पे प्रॉब्लम तब आती है जब सेंडर पैकेट्स को सेंड करता है बट वो कहीं ना कहीं बीच में डिस्कार्ड हो जाता है। डिस्कार्ड मतलब ड्यू टू ट्रैफिक, ड्यू टू इनविजिबिलिटी, ड्यू टू नॉट एक्वायर्ड द बैंडविड्थ ऑफ द एनी नेटवर्क। सो बीच में कहीं भी डिस्कार्ड हो गया पैकेट यानी पैकेट लॉस हो गया। देन रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर के पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि सेंडर की तरफ से कोई डेटा जो है वो भेजा गया है, तो अब उसको वो ट्रांसमिट कैसे करेगा। तो अब इसमें ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट में सबसे पहले जो पहली कंडीशन थी टाइम आउट की, जो डेटा लॉस होने की प्रॉब्लम थी उसको कैसे प्रॉब्लम को रिकवर किया है कि पहले जैसे ही सेंडर डेटा को सेंड करेगा तो वो एक टाइमर चला देगा। टाइमर चला देगा मतलब जैसे ही वो डेटा पैकेट सेंड हो जाएगा वो टाइमर के अकॉर्डिंग टाइम को नोट करेगा, टाइम करेगा और उसके बाद रिसीवर के साइड से वो डेटा जो है वो रिसीव हो जाएगा। रिसीव हो अगर बीच में कहीं लॉस हो जाता है, एक्नॉलेजमेंट सेंडर के साइड में वापस नहीं आती है, तो वो समझ जाएगा कि टाइम आउट हो चुका है या फिर बीच में ही पैकेट कहीं लॉस हो गया है। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम थी वो रिकवर हो गई। दूसरी प्रॉब्लम जो आई थी बेसिकली वो थी हमारे पास लॉस्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट की प्रॉब्लम। सो लॉस्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट की प्रॉब्लम दूसरे डायग्राम में देखिए हम समझते हैं कि देखिए सेंडर ने एक साइड से डेटा सेंड कर दिया एंड रिसीवर ने क्या किया, उस डेटा को कंज्यूम कर लिया और एक्नॉलेजमेंट भेज दी। बट अगर रिसीवर के साइड से वो एक्नॉलेजमेंट कहीं लॉस हो जाती है देन वो वही काम फिर से होगा। सीक्वेंस नंबर क्या करता है, सीक्वेंस नंबर हमको ये बताता है कि कोई भी डुप्लीकेशन जो डेटा है वो उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो प्रिवेंट कैसे करेगा, तो वो फिर से उसके लिए टाइम आउट, जो सेंडर का अपना टाइम जो है चलाएगा डेटा सेंड करने के समय पे वो टाइम आउट हो जाएगा। तो बीच में ये एक्नॉलेजमेंट कहीं डिस्कार्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसका फिर से ये डेटा को सेंड करने लगेगा इनिशियल स्टेप से। तो इससे क्या होगा, रिसीवर जो है वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा जो भी पैकेट जो भेजा जा रहा था वो सेंडर के साइड से आफ्टर द टाइम आउट। ओके, नेक्स्ट वो क्या करेगा, कोई भी निगेटिव जो पुराना वाला था डेटा जो फर्स्ट भेजा गया था डेटा उसके साइड से कोई भी डेटा जो है वो नहीं सेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है रिसीवर सेंड एक्नॉलेजमेंट इंस्टीड ऑफ निगेटिव एक्नॉलेजमेंट बिकॉज ऑफ सीक्वेंस नंबर अटैच्ड टू सेंडर पैकेट।
ओके, सो नाउ अब हम थर्ड वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं। जो थर्ड वाला प्रॉब्लम क्या थी, थर्ड प्रॉब्लम थी डिलेड एक्नॉलेजमेंट या फिर डिलेड डुप्लीकेसी ऑफ द डेटा। ठीक है, डिलेड एक्नॉलेजमेंट या सीक्वेंसमेंट एक्नॉलेजमेंट। सो ये जो प्रॉब्लम थी वो कैसे रिकवर की जाएगी, वो सीक्वेंस नंबर के थ्रू की जाएगी। सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर दोनों ही जब वापस उसको फ्लो में मिलने लगेंगे तो वो रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो वर्किंग ऑफ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की समझते ही, इसको वर्किंग भी बोला जाता है इन अदर टर्म्स। तो यहाँ पे देखिए सेंडर क्या कर रहा है, यहाँ पे दो सेंडर एंड रिसीवर को हम लोग डिनोट कर रहे हैं। सेंडर को ए से डिनोट कर रहे हैं, रिसीवर को हम बी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब सेंडर क्या कर रहा है, सेंडर ए सेंड्स अ डेटा फ्रेम और पैकेट विद सीक्वेंस नंबर 0। यानी यहाँ देखिए फ्रेम नंबर जो भी लिखा हुआ है उसने क्या किया, सेंडर ने सेंड किया विद द फ्रेम नंबर 0 के साथ में उस डेटा पैकेट को, और रिसीवर ने क्या किया, रिसीव कर लिया उस डेटा को। आफ्टर जैसे ही उसने रिसीव कर लिया डेटा को, उसने एक एक्नॉलेजमेंट भेज दी सेंडर के साइड में और सीक्वेंस नंबर 1 के साथ में। दैट मीन्स ये सीक्वेंस नंबर कहाँ की है, सीक्वेंस नंबर ऑफ द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डेटा फ्रेम और पैकेट। ओके, so this is the very important point here, the sequence number of next expected data frame or packet, and this is only one bit sequence number that implies that both sender and receiver have buffer for one frame or packet only. Okay, so now in the second phase, this is the timeout. The timeout basically as previously for the first condition. ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन की तरह ही काम करेगा कि अगर समथिंग देयर इज अ हैपनिंग मिस हैपनिंग in between the A and B, so frame will be lost. So again it can be retransmit the frame according to A. Sender A sends the retransmit the frame because of the time of the packet, time out of the packet. So the receiver again send the acknowledgement for the sender, sends a frame 0. Okay, and again it suppose it may be mishappening from the receiver side, so acknowledgement 0, so it can be retransmit because the acknowledgement 0 has lost. Okay, so it can be assume as the from the frame 1 it can be retransmit the packet again. So now the B discard the duplicate frame. So thus the all the problem has been solved, have been solved from this type of problem. And repeated request basically the stop and wait protocol, ARQ प्रोटोकॉल बेसिकली 3 प्रॉब्लम सॉल्व करता है। कौन कौन सी, पहले तो बिग परफॉर्मेंस जो भी हमारी आ रही थी डिलेड एक्नॉलेजमेंट के अकॉर्डिंग एंड लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट के अकॉर्डिंग और सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। बट समटाइम्स जो भी परफॉर्मेंस होती है वो हमेशा जो है एक्नॉलेजमेंट नंबर की ऐसी ही बनी नहीं रहती है। जब भी पैकेट रेडी टू सेंड होते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। सपोज फॉर एग्जाम्पल द कंसीडर अ सिचुएशन वेयर यू हैव very high bandwidth correction and the propagation. Sometimes you assume you have a high propagation delay, so it's sometimes it is also high server in some other country, so high speed connections. So basically for this to solve this problem we can send more than one packet at a time. Okay, in a large network, in a large sequence with large sequence number, we can send more than one packet at a time, and so the stop wait ARQ may work fine where the propagation delay is very low. Okay, for example local area network connections, but suppose it may rehappen for the satellite connection, so it may be इसकी परफॉर्मेंस जो है वो डल हो सकती है। सो यहाँ पे इतनी अभी हमने बात की है ARQ की। आने वाले लेसन में हम इसके डिफरेंस भी समझेंगे, तो मेरे लेसन में बने रहिएगा और ऐसे ही वॉच करते रहिए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।